नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। हम लोग इसमें बिहार बोर्ड के वर्ग 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं और यह पाठ 2 है। अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया, हम इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले के वीडियोस को देखें। और हम लोग इस इतिहास को जैसे विद्यालय में पढ़ते थे उसी प्रकार बहुत ही अच्छे से समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों ने बंगाल पर किस प्रकार अपना आधिपत्य जमाया। इसके पहले हमने देखा कि दक्षिण भारत में फ्रांस और अंग्रेज अब भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लड़ने लगते हैं और किस प्रकार कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित करके उन्हें भी भारत से भगा देते हैं। अब दक्षिण भारत पर अपना कब्जा जमाने के बाद अंग्रेज बंगाल की ओर बढ़ते हैं। यह उस समय की बात है बच्चों जब बंगाल की प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थी। आपको पता होगा कि पहले के समय में बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थी। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और उसके बाद 2000 ईस्वी में आपको बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो क्योंकि हम बिहार वासी हैं इसलिए हमें ये सब बातें याद होनी चाहिए। अंग्रेज और बंगाल। तो कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। तो बंगाल का सबसे प्रमुख स्थान कलकत्ता है, आज भी यह वहाँ की राजधानी है और वहीं पर उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी। बंगाल जो है एक शुरू से ही बहुत ही धनी और बहुत बड़ा प्रांत रहा। बंगाल कहाँ पर है बच्चों, आप सब जानते ही होंगे। भारत देश के इस स्थान पर बंगाल है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और यह बहुत ही धनी और बहुत ही बड़ा प्रांत है। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भी यहीं से राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। ये बहुत ही सक्रिय स्थान शुरू से ही रहा है। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगे तो बंगाल में उस समय एक दीवान थे, मुर्शिद कुली खां। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगे तो इस मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो सबसे पहले बंगाल के नवाब बने मुर्शिद कुली खां, परंतु वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहते थे। वो अपना शासन करने का टैक्स राजा को देते रहते थे। मुर्शिद कुली खां के बाद वहाँ का राजा बना अलवर्दी खां। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया। ये लोग बहुत ही कुशल थे और अंग्रेज़ों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने दे रहे थे। उसने बंगाल में बहुत ही कुशल प्रशासन कायम रखा और अलवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा से ही अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। इसके बाद क्या होता है, इसका कोई वंश नहीं होता है और बाद में उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ऊपर आपने सिराजुद्दौला का चित्र देखा। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर क्या हो जाता है, उसके परिवार के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहीं से यहाँ कलह प्रारंभ होता है और अंग्रेज इसी मौके की तलाश में तो रहते थे कि जहाँ उन्हें झगड़े दिखे और तो वहाँ पर वे अपने लिए अवसर खोजने लगते थे। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उनके परिवार के सदस्यों के बीच में साजिश होने लगी और उन्हीं के घर का एक सदस्य जाके अंग्रेज से मिल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि उस समय बंगाल की स्थिति कैसी थी। एक अंग्रेज इतिहासकार एस.सी. हिल कहते हैं कि उस समय बंगाल के किसान 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस और जर्मनी के किसानों से भी
अच्छे थे और उनके हालात बहुत ही बढ़िया थे। यदि उस समय के शहरों पर नज़र डाला जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। वह उसके बारे में स्वयं अंग्रेज के सेनापति क्लाइव कहते हैं कि मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। मुर्शिदाबाद लंदन से किसी भी चीज़ में कम नहीं था। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। यह कथन क्लाइव, जो अंग्रेज का सेनापति था, उसने लिखा है कि मुर्शिदाबाद शहर लंदन जितना बड़ा, चौड़ा और धनवान है और लंदन के लोगों के पास जितनी संपत्ति है उससे भी कहीं ज़्यादा मुर्शिदाबाद के लोगों के पास धन दौलत है। तो इतना अमीर हुआ करता था उस समय बंगाल। आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है? आज मुर्शिदाबाद का तो हम लोग नाम भी नहीं सुन पाते। यह अपनी प्रतिष्ठा उस प्रकार नहीं कायम रख सका क्योंकि अंग्रेज़ों ने जाकर वहाँ बहुत ही उसकी स्थिति खराब कर दी। अब देखिए, बंगाल पर तो उन्होंने सिराजुद्दौला के समय में जो षड्यंत्र रचा और वहाँ वे बंगाल में भी अपना अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। अब उन्होंने व्यापार तो शुरू कर दिया बंगाल में, उससे शासन तक वे कैसे पहुँचे इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री लगी 1651 में हुगली नदी के किनारे। बंगाल की हुगली नदी बहुत ही फेमस नदी है और उसी के किनारे उन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया और यह विलियम फोर्ट आज भी वहाँ है। बंगाल यदि कभी आप घूमने जाइए तो आपको यह दिखाई देगी, विलियम फोर्ट। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। यह शहर इतना अच्छा था कि अंग्रेज लोग वहाँ रहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे कंपनी के इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनना शुरू हो गया। अब ये लोग इस कंपनी के आसपास अंग्रेज अपना घर बनाकर रहने लगे और फिर उन्होंने अपने घर से बाहर एक किले का निर्माण कर लिया और इसी किले का नाम है फोर्ट विलियम। इसके अंदर सारे अंग्रेज अफसर रहने लगे। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से शासन करने वाली बात शुरू हो जाती है। 1651 में उन्होंने कंपनी बनाई। 1696 ईस्वी में उन्होंने किसी प्रकार 1200 रुपये दे करके 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। यानी कि अब 3 गांव से जो भी लगान, 3 गांव से जो भी फसल होगा तो उसका जो भी लगान प्राप्त करना होगा, ये तीनों गांव से भी अब अंग्रेज प्राप्त करेंगे। पहले राजा को मिलता था परंतु अब अंग्रेज प्राप्त करेंगे। ये तीनों गांव कौन कौन से थे? ये तीनों गांव थे गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता। ये तीनों गांव मिलने के बाद आगे चलकर अंग्रेज इन्हें कलकत्ता कहने लगे। ये तीनों गांव मिलकर आज कलकत्ता बनता है, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थी। दक्षिण भारत में एक और यहाँ मद्रास और बम्बई, इन दोनों पर तो उन्होंने कब्जा जमा ही चुका था। अब उन्होंने यहाँ कलकत्ता शहर बना दिया और यहाँ पर भी उनका शासन शुरू हो गया। 3 गांव से वो लगान लेने लगे। कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर, ये मुगल सम्राट बहुत ही कमज़ोर था और उसने फर्रुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त कर लिया। इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस शाही फरमान से अंग्रेज़ों को बंगाल में बहुत ही अच्छा आधिपत्य जमाने का अवसर प्राप्त हो गया।
कंपनी ने मुगल सम्राट फारूक खसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान प्राप्त कर लिया। 1700 याद रखिएगा दोस्तों, 1717 ईस्वी में फारूक खसियर ने एक फरमान जारी किया और इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। सोचिए दोस्तों, उतने बड़े बंगाल, उतने धनी इलाकों में को मात्र 3000 रुपये में मुगल सम्राट फारूक खसियर ने नीलाम कर दिया और सिर्फ साल में वो 3000 रुपये देता था और बंगाल से किसी भी प्रकार का व्यापार करने की उसको छूट मिल गई और उस पर उसे कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदता था उस पर उसको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। जरा सोचिए गाय व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे। आज हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सरकार को उसका पैसा देते हैं। अगर हम यह शुल्क नहीं चुकाएं तो हमारी सरकार गरीब हो जाएगी, हमारे देश के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। इससे फारूक खसियर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, उसकी आमदनी घट गई। एक तो वो पहले से कमज़ोर था, उसके बाद उसकी आमदनी घट गई और अंग्रेज़ों को भारत पर अपना आधिपत्य जमाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला और इसके अलावा उन्हें मुनाफा भी अब बहुत ज़्यादा होने लगा। इस पूरी व्यवस्था में बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ। कंपनी को मिली इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। तो कंपनी को ये छूट मिली तो ये लोग क्या किए, ये कर्मचारी अपना फ़ायदा कमाने के लिए निजी व्यापार भी करने लगे। कंपनी भी व्यापार कर रही थी, साथ ही साथ ये लोग अपना व्यापार करने लगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई कि ये लोग अपने फैक्ट्री के लिए व्यापार करने की जगह अब अपना अपना निजी व्यापार भी शुरू करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी को बिना शुल्क के व्यापार करने से मना कर दिया। उससे कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। उसने कड़ाई दिखाते हुए सिराजुद्दौला ने क्या किया, कहा कि आप धोखाधड़ी करते हैं, आप फैक्ट्री के व्यापार के स्थान पर आप अपना निजी व्यापार कर रहे हैं और ये लोग जो किलाबंदी कर रहे थे अपने घरों का, उस पर उसने रोक लगा दी। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से षड्यंत्र का खेल शुरू होता है। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू कर दिया। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों के साथ साठगांठ शुरू किया। जो लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ थे उससे इसने संपर्क बढ़ाना शुरू किया। सिराजुद्दौला की जगह वह अपने मनपसंद का नवाब चाहती थी जो कुछ पैसा लेकर के और सारे अधिकार इन्हें दे दे। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी, देखिए घर की भेदी लंका ढाए ऐसे ही नहीं कहा गया है, बंगाल के ही 2 बड़े व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। जो सिराजुद्दौला नवाब था, इसी का एक सेनापति था मीर जाफर और सेनापति जो है नवाब के खिलाफ होकर अंग्रेज से मिल जाता है। और इसके अलावा 2 बड़े बड़े व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ ये भी अंग्रेज से मिल जाते हैं। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला को असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो उसे ही राजा बनाए, ऐसा उन लोगों का विचार था। जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इस तरह का षड्यंत्र को देखकर सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में अंग्रेजी की जो इंग्लिश फैक्ट्री जो बनी थी उस पर उसने हमला कर दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था।
और इस प्रकार युद्ध शुरू हो जाता है। अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में, यह बहुत ही इतिहास का बहुत ही नामी युद्ध है बच्चों, प्लासी में युद्ध होता है और इस युद्ध में नवाब की सेना हार जाती है। यह इसलिए हार जाती है क्योंकि इसके घर के ही लोग इसके विरुद्ध हो जाते हैं। 1757 में प्लासी में युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, और इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला को मार डाला जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी का सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। अब यहाँ से कंपनी शासन करने लगा। पहले वह व्यापार करता था, परंतु अब जब से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, कंपनी सत्ता संभालने लगा। 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने एक पत्र लिखा। 1759 ईस्वी को क्लाइव ही था जिसने प्लासी की लड़ाई में सेना का नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है जिसमें कंपनी को बड़े ज़बरदस्त फायदे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज़ी कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है। अंग्रेज भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे थे, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे के ज़बरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। यह पत्र क्लाइव ने अपने प्रधानमंत्री को लिखा था। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए कि बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वह अपने उस समय के धन और इलाके को बढ़ाने में सबसे पहले मौके से फ़ायदा उठा सके। मतलब इन्होंने अब अपने लिए सेना का डिमांड किया अपने देश के प्रधानमंत्री से। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्द ही फिर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तरह का मौका जल्द ही फिर आने वाला है, ऐसा कहते हैं क्लाइव, कि भारत में इस प्रकार के षड्यंत्र होते रहेंगे और यह अपने सैनिकों के माध्यम से उस जहाँ जहाँ सत्ता कमज़ोर होगी वहाँ ये अपना पैर पसारेंगे। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार फिर से शुरू हो गया। जिस व्यापार पर सिराजुद्दौला ने रोक लगा दिया था, कर मुक्त व्यापार पर, वह फिर से प्रारंभ हो गया। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथ में ले सकती थी, लेकिन ये इतने तेज थे कि उन्होंने शासन अपने हाथ में नहीं लिया। वे व्यापार के द्वारा ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। कहने का मतलब है कि जो लाभ का क्षेत्र था वो इन्होंने अपने पास ले लिया और जो कर्म करने का क्षेत्र था जनता के लिए, वह इन्होंने जिसे राजा बनाया था मीर कासिम को, उसके लिए छोड़ दिया। इस मुनाफे के अलावा मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दिया। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा। वहाँ के धन को लुटाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो एकत्रित की नहीं थी। भरा हुआ खजाना उन्हें मिल गया था और जो लोग इसमें सम्मिलित थे उन्हें ढेर सारे खजाने बांटे जा रहे थे। फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लगा कि अरे, ये मैंने क्या किया, ये अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मीर जाफ़र को ये बात समझ में आने लगी और उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब उसने देखा कि अरे, मीर जाफ़र तो मेरी बातों को समझ रहा है, तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर और मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब
बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान, जिसे आजकल वर्धमान कहते हैं, मिदनापुर और चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी। लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। वह भी समझ गया था कि अब मैं पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हूँ। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कुछ कदम उठाना शुरू किया। उसने भी कुछ अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। अब इन लोगों को समझ में आने लगा कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा फायदा उठा रहे हैं। बिना चुंगी दिए हुए ही व्यापार करने से वह अमीर बंगाल अब धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। इससे राज्यों को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा था। देश के व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे बिना कर के व्यापार कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत कम लाभ मिल रहा था। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों के बराबरी व्यापार कर सके। अब कंपनी के व्यापारी यहाँ व्यापार करने लगे और भारतीय व्यापारी कमज़ोर होते चले गए। मीर कासिम ने क्या किया? चुंगी की वसूली खत्म कर दी। 26 मार्च 1762 ईस्वी की यह बात है। मीर कासिम ने शिकायत की। ये मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये सब षड्यंत्र करके राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हें तो मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसने अंग्रेजी कर्मचारी के व्यवहार की शिकायत की। कलकत्ता से ढाका, कासिम बाजार, पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेजी अधिकारी, उसके गुमाश्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमाश्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पान आदि का व्यापार करते हैं। जो कि भारतीय व्यापारी को व्यापार करना था, वो अब अंग्रेज कर्मचारी व्यापार कर रहे हैं। और कंपनी की दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता और यहाँ जितने भी अंग्रेज बसते हैं वह अपना निजी व्यापार शुरू कर चुके हैं। इस प्रकार की शिकायत मीर कासिम ने की थी। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम ने क्या किया? वह चाह रहा था कि इस स्थिति को कुछ सुधार किया जाए। उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर पहुंचा दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कौन ले गया? तो वह ले जाने वाला मीर कासिम था। वह सोच रहा था कि राजधानी बदलने से हो सकता है कि यह अंग्रेज के इस प्रकार के रवैये से कुछ बच सकें। मुंगेर को उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिक की फौज तैयार की। और इसने अब समझा कि युद्ध के नए तरीके होंगे। यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया और एक सैनिक तैयार किया मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूक और तोप के कारखाने भी स्थापित किए। आज भी आप मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को देख सकते हैं। यह वह किला है बच्चों, मुंगेर में जो मीर कासिम ने बनाई थी। मुंगेर को राजधानी बनाकर और अंग्रेज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने यह किलेबंदी की। यहाँ उसने सैनिकों को तैनात किया और उन्हें भी यूरोपीय रूप से प्रशिक्षण दिया, बंदूक और तोपखानों का निर्माण किया। निस्संदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो रहे थे। कंपनी को लग रहा था कि हमने इसे राजा बनाया और यह अब हमारे पत्ते काटने में लग गया।
अब इन्होंने इसको भी हटाने का फैसला किया। मीर कासिम महसूस कर रहा था कि वह अकेला कंपनी का सामना नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या किया कि उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम। वह जाकर शाह आलम से मिलता है और बगल में अवध जो यूपी में है उसके नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगती है। वो कहता है कि ये अंग्रेज आज हम पर शासन कर रहे हैं, कल आप पर शासन करेंगे, तो हम सबको मिलकर अंग्रेज को यहाँ से भगाना होगा। तो यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है और मुगल बादशाह शाह आलम से मिलता है और मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला तीनों मिलकर अंग्रेज से युद्ध करते हैं और इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर का नाम आपने सुना होगा, बक्सर में इनके साथ युद्ध होती है 1764 में और यह बहुत ही नामी युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1764 में। एक ओर क्लाइव था और दूसरी ओर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों की सेना होती है और एक और अंग्रेज़ होते हैं। मगर यहाँ भी भारत की तीनों सेना अंग्रेज़ों से जीतने में कामयाब नहीं हो पाती है और यह वह हार थी जब भारतीयों का पर अंग्रेज का पलड़ा बहुत ही मजबूत हो जाता है क्योंकि वह तीन राजाओं को एक साथ हराने में सक्षम हो जाते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में। इस हार के बाद 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता किया और इस समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और कंपनी का इन प्रदेशों से राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। यहाँ से उन्हें जो एक राज्य का राजा करता है कर वसूली, ये कर वसूली का अधिकार उन्हें मिल गया। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, एक पार्ट और इसका आएगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।